सबसे पहले जब हम लोग चर्चा करते हैं, विनय सर ने जैसे आप लोगों को बताया, मैं उसी विषय पर थोड़ा-सा एक्सटेंशन करूँगा और आप लोग भी समझ पाएँगे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है और आप लोगों को करना क्या है। सिंपल है कि आपको पेपर में जो स्कोर मिलता है, वो स्कोर किस तरह से करना है और कैसे हम लोगों को लेके आना है। थोड़ा स्क्रीन ऐसे राइटिंग पे हम जब बात करेंगे तो कौन से ऐसे फंडामेंटल्स है, इधर हिंदी और इंग्लिश दोनों पे ये विषय वस्तु है, आप क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, थोड़ा सटीक हो। सबसे पहले आपको वर्ड लिमिट्स पता होने चाहिए और जो वर्ड लिमिट्स है वो बेसिकली क्या है, 500 वर्ड्स का। अच्छा, 500 वर्ड्स को कितने पेजेस मिलते हैं उसका ध्यान रखोगे। आपको 6 से 8 पेज का शीट मिलता है और वो जो शीट होता है वो लीनियर शीट्स होते हैं। मतलब आप जब ट्रांसलेशन करने जाओगे, सॉरी ऐसे राइटिंग करने जाओगे, तो ऐसे राइटिंग का जो आपको शीट देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा ही शीट आपको देखने को मिलेगा। अभी इस ऐसे राइटिंग के प्रोसेस में कैसे क्या होगा नहीं होगा वो देखिए। वर्ड लिमिट्स आपको पता है कितने वर्ड्स में आपको लिखना है, 500 वर्ड्स, और पेजेस कितने हैं, 6 to 8 पेजेस है। अभी कुछ माइंडसेट पे मैं बात कर लूँ, कुछ बेसिक्स पे भी बात होगी। सबसे पहला माइंडसेट ये होता है कि जब एक बच्चा कितने किस तरह के कितने एसेज लिख रहा है, तो सबसे पहले है पेजेस। आप 3-4 तरह के ऐसे राइटिंग देखोगे, ज्यादातर बच्चे 2.5 पेज पे खत्म कर देते हैं। ज्यादातर ऐसे मुझे ऐसा लगता है 1 पेज 2 पेज और फिर उसके हाफ सेक्शन पे आके आपका ऐसे खत्म होता है। कुछ लोग ये बात समझ जाते हैं कि हाँ थोड़ा एक्सटेंशन की ओर जाना है, 4 पेज 4 से 5 पेज आप पकड़ सकते हो। अभी होता ये है कि आपको 7 से 8 पेज पूरे गिवन होते हैं 2 एसेस के लिए, और उसमें अगर आप 2.5 पेज करके लिख रहे हो तो एग्जामिनर का जो मतलब माइंडसेट है वो कुछ इस तरह का है कि इस बच्चे ने ये वाला ऐसे इस तरह से लिखा है, दिस वन ना। और अगर माइंडसेट ये है कि बच्चे ने ये लिखा है और ठीक ठाक लिखा है, अब मुझे ये सिंपल सा बताओ कि स्कोर किसमें ज्यादा होगा। ऑब्वियस सा बात है या नहीं है। आप खुद अगर एक एग्जामिनर की तरह बैठे हो और अगर आपको ये मिलता है, हालांकि यहाँ पर इस तरह से पेजेस फिल किए गए हैं और इसमें क्या इस तरह से पेजेस फिल किए गए हैं, डिफरेंस समझ में आ रहा है कुछ? क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? सेपरेशन का। अभी क्या है, आपकी कैपेसिटी कितनी है और कितना लिखोगे, कंटेंट कितना है। सबसे पहले माइंडसेट रिव्यू होगा और माइंडसेट चेंज भी होगा। आप लोगों को आज ये लगता है कि अगर अभी एक विषय सर छोड़ कर गए आप लोगों के सामने, विषय क्या दिया उन्होंने, भारत की अंतरिक्ष यात्रा। अंतरिक्ष यात्रा दी, बाद में उन्होंने उसको जोड़ दिया अभी स्टे डॉग्स पे जो ऑर्डर है गवर्निंग ऑर्डर से। मैं दोनों का अलग अलग विषय मान के चल रहा हूँ। अगर एक विषय पे मैं बोलूँ कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा, सिर्फ इस विषय पे अगर मैं बात करता हूँ आपसे, और मुझे ये पता है, पहले तो आप ये समझो कि जब आप इनिशियल डेज में रहेंगे तो आपके लिए ये रहेगा कि 500 शब्द लिखना है। एक्सप्रेशन ये रहेगा 500 लिखना है। 500 बहुत है, कैसे लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे। लेकिन जैसे ही आपको ऐसे का पैटर्न समझ में आएगा, आप ये बात समझ जाओगे कि 500 शब्द बहुत कम है अपने एक्सप्रेशंस के लिए। और राइटिंग स्किल्स में एक बार आप जब इस चीज को समझ जाते हो कि मेरे पास कंटेंट ज्यादा है, टाइम कम है, वर्ड लिमिट भी बहुत कम है, तब जाके आपका जो फिल्टर्ड वर्जन है ना वो निकल के आता है। तो मुद्दा ये है कि ये जो ऐसे है, ये ऐसे है क्या, इस तरह से कैसे इसको डिकोड कर ले। इसको डिकोड करने का एक बहुत सरल तरीका है। पहले मैं क्वेश्चंस पे आ जाता हूँ, फिर बात करेंगे स्कोर पे, स्कोर एंड क्वेश्चंस पे। अभी स्कोर बच्चों का क्या रह रहा है इस साल, अगर आप ठीक से निकालोगे, रेशियोज देखोगे, तो 12 से 13 लोग हैं ऐसे जिनका स्कोर 110 के आसपास है। इस बार जो पेपर 2 का रिजल्ट आया है 12 से 13 लोग, मतलब पूरे लिस्ट में, एसएससी के पूरे
लिस्ट में जो ऐसे का स्कोर है, इसे का मैं बोल रहा हूँ, पूरे पेपर 2 का जो स्कोर है वो 110 है, मतलब जिसमें 2 ऐसे है और 2 ट्रांसलेशन है। 200 में इनका जो 110 के आसपास स्कोर है वो सिर्फ और सिर्फ 12 से 13 बच्चों का है। बहुत ज्यादा होगा तो आप मान के चलो 15 होगा। ये मैंने देखा था तो 12-13 मैंने काउंटिंग किया था, ज्यादा उससे ज्यादा नहीं था। और उसके बाद जो स्कोर अब मुझे दिखा वो 95 से 100 के बीच में भी ज्यादा नहीं, 25 से 30 लोगों का स्कोर है। ज्यादातर स्कोर जो है वो आप देखोगे कि 80 के आसपास बिलोंग कर रहा है, मैक्सिमम स्कोर 80 के आसपास बिलोंग कर रहा है। और इक्का दुक्का 2 या 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 117-16 के आसपास स्कोर किया है, बहुत माइन्यूट 2 से 3 बच्चे। अब थोड़ा सा रेशियो पे आते हैं, कितने बच्चों ने पेपर 2 दिया होगा? अगर आप इस बात को समझे तो करीब करीब 5,000 बच्चों ने पेपर 2 अटेम्प्ट किया होगा, 5 से 6,000, वो बाद में पता चल जाएगा डेटा से। अभी एक बात बताओ, 5,000 बच्चों ने अगर पेपर 2 अटेम्प्ट किया जिसमें से 3 बच्चे 117 पा रहे हैं, 3 से 4, इसका क्या मतलब है? रेशियो बहुत नीचे है। ये बात आप फैक्ट और समझ रहे हो? तो ये जो रेशियो इतना कम है, स्कोर इतना ड्रॉप हो रहा है, इसके पीछे क्या क्या कारण है? जिन बच्चों का स्कोर बढ़िया आया है उनसे जिन बच्चों का स्कोर 80s में है उनमें क्या डिफरेंस है? वो सेग्रीगेशन क्या है? वो पोर्शन कहाँ है जहाँ पे आपको काम मिल रहा है? तो विनय सर ने एक बात बहुत अच्छा बोला जो कि मैं भी रिपीट करूंगा। एक चीज मुझे सबसे प्रोमिनेंट लगा जो कि था वहाँ का हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग के फीचर्स मतलब क्लियर कट क्लीन हैंडराइटिंग होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। अगर आप ये सोचते हो कि मेरा कंटेंट बहुत सुपर है भले मैं गंदा लिखूं, तो वहां पे सामने वाले के पास इतना वक्त नहीं है कि 5,000 कॉपीज में आपके कंटेंट के बेसिस पे आपको वो जज कर सके। सबसे पहले अपीयरेंस होता है, हम सामने से किसी का क्या देखते हैं? अपीयरेंस। तो कॉपी का अपीयरेंस कैसा है? तो इस बात को मैं अगर हैंडराइटिंग ना बोल के इसको मैं अगर अपीयरेंस बोलूं तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। मतलब आपको कॉपी का प्रेजेंटेशन पता होना चाहिए कि अगर हम एक ऐसे लिख रहे हैं तो उस ऐसे राइटिंग का प्रेजेंटेशन कैसा होगा, किस तरह से हम ऐसे को स्टार्ट करेंगे, क्या करना है, ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरी बात, जो सबसे कॉस्टली चीज है, मतलब सबसे ज्यादा दिक्कत पर पहुंचाती है, सबसे पाइवोटल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका स्पेलिंग मिस्टेक्स। अगर मान लो ये पन्ना है, इस पन्ने में मुझे 4 जगह पे इस तरह से रेड इंक लगाना पड़ गया, मान लो मुझे लगाना पड़ गया, मैं लगाना नहीं चाहता था, तो उस पेज के एवोल्यूशन में, मतलब उस पेज के असेसमेंट में, और जो पेज क्लीन कट निकल गया उस पेज के असेसमेंट में डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? ये बात आप सोचिए। अगर आपके एक पेज में मुझे 3 या 4 रेड डॉट रेड सर्कल्स लगाने पड़ गए, एग्जामिनर नहीं चाहता है कि आप गलती करो, पहले तो इस माइंडसेट में आइए। अगर आपके पन्ने पे 4 बार मुझे ऐसे मार्किंग करना पड़ गया कि ये गलतियां हैं इसमें और इतनी की, तो आपको क्या लगता है आपका असेसमेंट इससे हैम्पर होगा कि नहीं होगा? आप एज ए एग्जामिनर सोचिए, हैम्पर होगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो दूसरी सबसे बड़ी जो बात निकल कर आती है, जो पूरे ऐसे राइटिंग का कोर है, और मैं ये बात बताता हूँ कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्पेलिंग मिस्टेक्स। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं तो आपके असेसमेंट में, मुझे जहां तक गेस है, 7 से 8 नंबर का इंप्रूवमेंट होगा। कैसे इंप्रूवमेंट होगा मैं बता देता हूँ। आपके टोटल पेजेस कितने हैं? 4 और 4 8। अगर एक पेज पे, मैं सिर्फ एक ऐसे की बात कर रहा हूँ, ऐसे वाले सेक्शन की बात कर रहा हूँ, मान लो ये ऐसे 1 है और ये ऐसे 2 है आपका, और आपने 4-4 पेज लिखा है, और एक पेज पे अगर मैं आपके हैंडराइटिंग के वजह से अगर आधा नंबर भी ब्रेकेज पे कम कर दूं, आपका किसी बच्चे को अगर मैं उसी कंटेंट के लिए 5 दूं या 6 दूं, और आपको उसी कंटेंट के लिए उसको 6 आपको 5 दूं, या उसको 6 आपको 5.5 दूं, अगर मेरा माइंडसेट ऐसा है, हालांकि पेज बाय पेज तो मार्किंग नहीं होती है, ओवरऑल ऐसे पे मार्किंग होगी कि हाँ इस ऐसे पे इतना दिया गया, लेकिन माइंडसेट तो उसको पेज बाय पेज ही बन रहा है कि हाँ इस पेज पे इसने इतनी गलतियां की थी, इसमें इतने इतने करते करते मैं ओवरऑल ये देखता हूँ कि आपको 2 नंबर का डेफिसिट देखने को मिलेगा पर आर्टिकल, मतलब पर ऐसे आपको कितना का डिफरेंस देखने को मिलेगा? 2। और एग्जामिनर अगर थोड़ा सा साहित्यिक पर्सनालिटी का है, और होगा भी क्योंकि आपके हिंदी केसेस कहाँ चेक होंगे एक ऐसे व्यक्ति के पास जो हिंदी का
जानकार है या हिंदी के फील्ड से आता है, क्योंकि साइंस वाले के पास आपका ऐसे का कॉपी तो नहीं जाएगा ना। तो मुद्दा ये है कि उनके लिए कंटेंट से कहीं ज्यादा आपको क्या लगता है एक हिंदी का जो प्राध्यापक होगा उसको कितनी जानकारी होगी स्पेस मिशन के बारे में? सामान्य सी बात है, कितनी जानकारी होगी उसको? जानकारी किसकी है? भाषा की। भाषा के व्यक्ति से हम निबंध चेक करवा रहे हैं, अच्छे से समझिएगा। तो पहले प्राथमिकता किस बात की होगी उसके लिए? मैं ये नहीं कह रहा हूं उनको जानकारी नहीं होगी, वो बहुत अच्छी जानकारी लेकर आएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप प्रायोरिटीज पे बात करें तो उनकी प्रायोरिटी क्या होगी? भाषा। भाषा का मानकीकरण, भाषा शुद्ध है या नहीं है, पहले तो वो ये चेक करेंगे, फिर बाद में चेक करेंगे कि कंटेंट क्या है। तो प्रायोरिटी लिस्ट को अगर हम ठीक से देखें तो 2-2.5 नंबर हमें एक अगर मैं 2.5 नंबर भी अगर समझूं कि एक आर्टिकल पे मेरा 2.5 नंबर लॉस हो रहा है, तो पूरे पेपर में मुझे 4 लिखने हैं, 2 ऐसे और 2 ट्रांसलेशन। और अगर आप पूरे पेपर का डिफरेंस देखोगे तो 10 नंबर का डिफरेंस क्रिएट होता है। तो जिन बच्चों के 80 नंबर आ रहे हैं, अगर अपनी वर्तनी पे वो काम कर ले तो वही बच्चे कहाँ पहुंचेंगे? 90 पे पहुंचेंगे। जिनका 85 आ रहा है वो कहाँ पहुंचेंगे? 95 पे। अभी आप थोड़ा सा सोचो, आपका एवरेज स्कोर 250 अगर जाएगा, मान लो 55 जाएगा, 250 जाएगा, और आप ज्यादातर बच्चे जो मेंस लिखने जाते हैं, अगर 10 लोग मेंस लिखने गए तो उसमें से 2 या 3 का सिलेक्शन हुआ, 7 वापस आ गए। ये 7 कौन से बच्चे वापस आ गए आप समझिए। उनके अब जब मार्कशीट को देखोगे ना तो वो मेंस के कट ऑफ से 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, इस तरह डेफिसिट है। तो इसका मतलब क्या है कि वो डेफिसिट कहाँ पे कर रहे थे? बेसिक फंडामेंटल को अगर हम तोड़ के ले आए तो बात आई वर्तनी पे। अगर उनकी वर्तनी शुद्ध होती तो उनका सिलेक्शन हो जाता, उनकी वर्तनी शुद्ध नहीं है तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये फंडामेंटल बात है, बेसिक बात है। लेकिन अगर आप इसको मार्क्स के ब्रेकेज के तौर पे देखोगे तो हर आर्टिकल पे आपका 2.5 नंबर का लॉस हो रहा था। 4 आर्टिकल लिखना है, 2 ऐसे, 2 ऐसे और 2 ट्रांसलेशन। ओवरऑल डेफिसिट कितने का आया? 10 नंबर का डेफिसिट है। आपका सिलेक्शन 5 या 6 नंबर से रुका। इसका मतलब आपको डे 1 से काम कहाँ करना चाहिए था? वर्तनी पे आपको काम करना चाहिए। ये कब करेंगे? प्रीलिम्स पास करने के बाद। अगर कोई बच्चा ये सोचे कि चलो आज अब तो हम प्रीलिम्स पास कर गए, माइंडसेट यही होता है, हम प्रीलिम्स पास कर लेंगे तब हम मेंस की तैयारी करेंगे, तब हम ऐसे राइटिंग करेंगे। आप ऐसे राइटिंग कर सकते हो, वर्तनी कहाँ से सुधारोगे? आप 2 महीने में वर्तनी सुधार लोगे? बताइए मुझे, क्या 2 महीने में वर्तनी सुधर जाएगी? नहीं सुधरेगी। तो वर्तनी के लिए कम से कम आपको साल भर का अभ्यास चाहिए, लिखने का, पढ़ने का अभ्यास चाहिए। सिर्फ लिखने से नहीं होगा, लिखना और पढ़ना दोनों पड़ेगा। क्या आपने कभी सोचा था कि एसएससी की परीक्षा की तैयारी के लिए मुझे अगर कोई टीचर ये सजेस्ट करता है कि प्रतिदिन 4 से 5 पेज रीडिंग करिए, चाहे वो कोई भी किताब हो, चाहे वो आप कहीं का उपन्यास पढ़िए, कहीं का निबंध पढ़िए, चाहे कुछ भी पढ़िए, क्या अगर ये कोई शिक्षक आपको कहे तो आप इसको डाइजेस्ट कर पाएंगे? आप बोलेंगे ये क्या करवा रहा है, हमको तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ना है, उसमें तो ये पढ़ना उड़ना नहीं होता, उसमें तो सिर्फ ग्रामर पढ़ना होता है, फिर सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। तो मुद्दा क्या था? आपको ये सच्चाई समझना होगा कि हमारा जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक्स है। स्पेलिंग मिस्टेक्स पे काम कब से हो सकता है? अभी से। आपका एग्जाम नेक्स्ट अगस्त में है प्रीलिम्स, और उसके बाद आप जब जाइएगा तो लिखिएगा नवंबर दिसंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास मेंस लिखिएगा, तो आपके पास 1 महीना 1 साल 3 महीने के आसपास का समय है। और आज से आप जब वर्तनी पे काम करेंगे तब जाकर ये सिलेक्शन होगा। यहाँ पर कुछ लोगों के माइंडसेट में होगा ये सब ठीक है लेकिन करेंगे ना, ये सब ठीक है सर, जो बोल रहे हैं एकदम सही है, लेकिन करेंगे, समय आएगा तो करेंगे। इस उद्देश्य से अगर कोई आगे बढ़ेगा तो उसका समय कभी नहीं आने वाला है। आपको ये बात समझ लेना होगा कि अगर आप एसएससी का अब वो अगर जॉब प्रेफरेंस में एसएससी है तो आपको डे 1 से उसी सीरियसनेस के साथ चलना होगा। आपको अपने डिमांड्स को समझना होगा, हमको इन सेक्शंस पे काम करना है। जो बच्चे समझ जाएंगे सिलेक्शंस लेके आएंगे, एकदम सिंपल है। एक बात और बता देते हैं, यहाँ अगर 80 लोग बैठे हैं, आपको क्या लगता है 80 में से 80 का सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। फैक्ट है ना, ये नहीं होगा। इस फैक्ट को कोई झुठला सकता है? नहीं। इसका प्रश्न है इसके पीछे मेरा, क्यों नहीं होगा मुझे ये बताइएगा, क्यों नहीं होगा और क्यों होगा? जिनका होगा उनका क्यों होगा, और जिनका नहीं होगा उनका क्यों नहीं होगा? ये दोनों के उत्तर एक ही है। उन्होंने आज से एसएससी को फील करना स्टार्ट कर दिया है कि ये मेरा एग्जाम है
और उस दिन मैं जाऊंगा और मैं परफॉर्म करूंगा, मैं पास करूंगा और मैं जॉब लेके आऊंगा। ये फील करना शुरू कर दिया है आज से, उनके लिए तैयारी आज से शुरू हो गई है। और जो ये बात नहीं समझेंगे, सोचेंगे कि नहीं चलो ठीक है, ये भी ट्राई कर लेते हैं, ये भी ट्राई कर लेते हैं, ये भी ट्राई कर लेते हैं, फिर अगले साल तक आप फिर से अनप्रिपेयर्ड फील करोगे, लेस प्रिपेयर्ड फील करोगे, और आपको लगेगा कि इस बार गलती हो गया है, अगले साल ये वाली गलती हम नहीं करेंगे, इस बार हम बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे। और आपका मन तो लगता है एग्जाम के 1.5 महीना पहले, तो उस 1.5 महीना पहले वाले मन से नौकरी अब मिलने वाली नहीं है। तो ये माइंडसेट पहले क्लियर कर लो। अगर आपको जॉब चाहिए, डे 1 से डॉट टू डॉट सीरियसनेस हमको चाहिए आपका। आपसे हम सिर्फ कितना मांग रहे हैं? आपसे हम सिर्फ 1 साल मांग रहे हैं। आपने 19-20 साल मेहनत किया है आज के दिन के लिए, ये बात समझते हो ना? इस जॉब के प्रिपरेशन के लिए आप, अच्छा एक बात बताओ, कोई बच्चा ओवरऑल व्यू पे आइए, कोई बच्चा अगर 3 साल 4 साल प्रिपेयर कर रहा है, उसका नौकरी हुआ या नहीं हुआ, और आपके बगल का एक स्टूडेंट आया, पहले अटेम्प्ट में 1 साल तैयारी किया और नौकरी लेके चला गया, आप बोलेगे अरे बड़ा शानदार स्टूडेंट था, 1 ही साल में जॉब हो गया। आप ये बात बोलते हो ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल के लेके गया, बड़ा बड़ा शानदार अच्छा स्टूडेंट होगा। लेकिन आप एक बात समझो, दोनों स्टूडेंट्स सेम थे। हो सकता है कि जिसको 3 साल लगा ना, वो उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, ज्यादा मेहनती भी हो, लेकिन प्रॉपर प्लान्ड अगर आप नहीं हैं तो फिर काम नहीं होगा। वो इंटेलिजेंट जरूर होगा, वो मेहनती भी होगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उसने मेहनत नहीं किया होगा, उसने भी 5-6 घंटे पढ़ाई की होगी, लेकिन स्कैटर्ड वे में मेहनत किया होगा, कभी किया होगा कभी छोड़ा होगा, कभी किया होगा कभी छोड़ा होगा, कभी किसी किताब को लेके फॉलो किया होगा, फिर कभी दूसरे रिसोर्स को फॉलो किया होगा, कभी 4 घंटे यहाँ पढ़े होंगे, फिर 6 घंटा कहीं और पढ़ा होगा। यूट्यूब पे बहुत सारा अभी कंटेंट अवेलेबल है, और यूट्यूब के कंटेंट से दूर रहना है। ये बात मैं इसलिए कहता हूँ, सबको सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि एक बात समझिए, नाउन का चैप्टर पढ़ना है, सामान्य सी बात है। हम चले गए यूट्यूब पे, सुनिएगा, 4 से 5 एडुकेटर्स हैं, सबसे नाउन का चैप्टर हमको पढ़ना पड़ेगा। क्यों पता है? क्योंकि एक आदमी से जब आपने पढ़ा, आपको तो पता नहीं है ना कि उसका आउटपुट क्या होगा। दूसरे को जब पढ़ा, आपको पता नहीं कि आउटपुट क्या होगा। तीसरे को पढ़ा, फिर आपको लगा नहीं पहले वाला ठीक था, फिर पढ़ा, और आपने सिर्फ पढ़ा, उसने आपको देखा है क्या कि आपने क्या पढ़ा? यहाँ पे समस्या है। यूट्यूब पे बहुत शानदार कंटेंट अवेलेबल है, बहुत शानदार, लेकिन वो कंटेंट किसके लिए है पता है? वो कंटेंट उसके लिए है जिसको ऑलरेडी सब कुछ बहुत अच्छे से, वो आके फिल्टर करेगा कि नहीं ये वाला कंटेंट प्रॉपर है, क्योंकि उसको सिलेबस मालूम है, उसने ऑलरेडी पढ़ लिया है, उसको पता है। वो रिफाइन करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप किसी चीज को अगर रिफाइन करना चाहो, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन क्या है कि इसमें प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी वाली बात रहती है। एक ही चैप्टर को आप 4-5 जगह से पढ़ोगे, आपको 4-5 चीजें अच्छी लगेंगी, किसी किसी के एक, और आपको लगेगा कि नहीं 5 जगह से ही पढ़ने से होगा सिलेक्शन, क्योंकि 5 जगह जब पढ़े तो हमको एक टॉपिक ना सब में नया मिला। आपको सिलेबस कवर करना है 5 गुना ज्यादा। सोचो इस बात को, आप अगर उसी सिलेबस को 5 जगह से पढ़ोगे तो आपको कितना गुना सिलेबस कवर करना पड़ेगा? एटलीस्ट 5 टाइम्स बड़ा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। उसके रिस्पेक्ट में आपको आउटपुट क्या मिलेगा? 2-4 नए कॉन्सेप्ट्स, जो एग्जाम में जिसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, और वो शायद ना भी आए। तो फाइनली क्या होगा कि उसी जिस चीज की तैयारी 6 से 8 महीने में हो सकती थी, उस चीज की तैयारी को करने में आपको 2 से 3 साल लगेंगे। सिलेक्शन तो होगा, लेकिन टाइम रेंज जो है बढ़ जाएगा। बस इतना सा फर्क है। और ये बात अभी समझ में नहीं आ रहा है, इसका हम लोगों ने एक बहुत ही शानदार वो कर लिया है, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस को अगर ठीक से समझे तो आप समझ जाओगे इस चीज को। पिछले 4 साल में हम लोगों ने 80 के आसपास IBPS ऑफिसर्स क्रिएट किए हैं। 80 से ज्यादा है, मैं लिस्ट नंबर बता रहा हूँ आपको, लगातार 4 इयर्स में। और आपको जो बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, उनका अगर आप परफॉर्मेंस मिलाएंगे ना, मैं आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, जो बेस्ट प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन अवेलेबल है, उन सबको